एक समय की बात है, रोशनी अपनी चाची मनोरमा और उनकी बेटी कियारा के साथ रहा करती थी। रोशनी के माता पिता की मृत्यु कुछ वर्षों पहले हो गई थी, जिसके बाद उसके चाचा उसे अपने घर ले आए थे। रोशनी के चाचा अपने भाई की बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे, परंतु मनोरमा को रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रोशनी के चाचा अक्सर ही काम के सिलसिले से बाहर रहा करते थे, जिस वजह से रोशनी को अपनी चाची का अत्याचार सहना पड़ता था। अरे मनहूस, कहाँ मर गई? अब तक मेरी चाय यहाँ पर क्यों नहीं आई? चाची, बस अभी कियारा का टोस्ट बनाकर देने के बाद आपकी चाय ही लेकर आ रही हूँ। महारानी सुबह लेट उठती है और इसकी वजह से फिर सबको लेट होता है। पता नहीं रात को कौन से घोड़े बेचकर सोती है। अब जल्दी कर, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी से मेरी चाय लेकर आ। जी चाची, अभी लेकर आई। रोशनी कोशिश करती थी कि वो अपनी चाची और कियारा को खुश रखे और उनके द्वारा दिया गया काम सही से करे और समय पर कर सके, परंतु वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी चाची और कियारा उसके काम में कोई न कोई कमी निकाल ही दिया करते थे। रोशनी, अरे कहाँ है तू? मैंने तुझे कहा था ना, ये मेरे व्हाइट वाले शूज धोकर रखियो। मुझे आज ये वाले शूज पहनकर कॉलेज जाना था, पर तेरे भेजे में तो एक बार में कोई बात घुसती ही नहीं है। सॉरी कियारा, वो घर के कामों की वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, जैसे घर के काम तो पहाड़ जितने होते हैं। अपनी बातों से तो ऐसा दिखाती है तू जैसे हम तुझसे कितना ही काम करवाते हैं। अगर कोई तेरी बातें सुन ले तो सोचेगा जैसे हम तुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। नहीं कियारा, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस। अब मेरे आगे बहस मत कर। तेरी वजह से मेरे कॉलेज जाने का मूड खराब हो गया। कियारा के जाने के बाद तू ऐसे काम ही क्यों करती है कि जिसकी वजह से मेरी बेटी का मूड खराब हो? बेचारी कितने खराब मूड के साथ घर से निकली है। तुझे मैं बता देती हूँ, मेरी बेटी जो कहती है वो काम सबसे पहले होना चाहिए, समझी? ठीक है चाची जी। दिन इसी तरह बीत रहे थे। रोशनी अपनी चाची और बहन के अत्याचार को बिना कुछ कहे सहती रहती थी और उसे लगता था कि उसकी चाची और बहन उससे जो काम करवाते हैं वो उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती थी। फिर एक दिन कियारा मनोरमा के पास आकर कहती है, माँ, आप कितनी भुलक्कड़ हो चुकी हैं। आपको पता है आज मेरी फ्रेंड ने बताया कि 5 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, वरना तो आपने मुझे याद ही नहीं दिलाया था। हाँ, तू कह तो सही रही है, मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, बस 5 दिन ही रह गए हैं और हमने कोई तैयारी भी नहीं की है। तू चिंता मत कर, तू जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे और तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस लेकर आएंगे और तेरे बर्थडे केक का ऑर्डर भी दे देंगे ताकि तेरा बर्थडे केक सबसे बेस्ट बनकर तैयार हो। हाँ, अब ये हुई ना मेरी मम्मी वाली बात। इसके बाद थोड़ी ही देर में कियारा और मनोरमा तैयार होकर बाहर जाने लगती है। तभी रोशनी उन्हें देख लेती है और कहती है, चाची जी, आप दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं? मुझे पता था तू बिना मनहूसियत लगाए हमें बाहर कहाँ जाने देगी। हाँ, अगर जानना है तो बता देती हूँ, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। 5 दिन बाद कियारा का बर्थडे है, इसलिए उसके बर्थडे की शॉपिंग करने जा रहे हैं। चाची जी, कुछ दिनों बाद मेरा भी बर्थडे है। कृपया करके अगर आपको कोई सेल में अच्छी सी ड्रेस दिखे तो मेरे लिए ले आइएगा। मुझे भी अपने बर्थडे के लिए एक ड्रेस चाहिए। मैं यहाँ क्या खैरात बांट रही हूँ जो तुझे भी ड्रेस चाहिए? एक तो तेरे माँ बाप तुझे बोझ बनाकर हमारे सर पर छोड़ गए और अब महारानी को अपने बर्थडे के लिए ड्रेस चाहिए। माँ, ये हमारे घर की नौकरानी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, पर मैं देख रही हूँ आजकल इसकी इच्छाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। आप इसे कंट्रोल में रखो, वरना एक दिन आपके सर पर नाचेगी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। और तू, जब तक हम दोनों शॉपिंग करके आते हैं तब तक तू पूरे घर को साफ करके रखना, क्योंकि उसके बाद हमें घर को सजाना भी शुरू करना है। ठीक है चाची जी, मैं घर को अच्छे से चमका दूंगी। इसके बाद वो लोग शॉपिंग पर चले जाते हैं और यहाँ रोशनी पूरे घर को अच्छे से साफ करने में लग जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कियारा का बर्थडे आ जाता है। कियारा के बर्थडे से एक रात पहले रोशनी ने पूरी रात जागकर घर को सजाया होता है और सुबह घर बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। कियारा के बर्थडे वाले दिन कियारा मॉल से लाया हुआ बहुत ही सुंदर गाउन पहनती है और फिर कुछ ही देर बाद कियारा के फ्रेंड्स और कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं।
और कियारा के लिए ऑर्डर किया हुआ बहुत ही सुंदर केक भी वहाँ आ जाता है। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कियारा की एक फ्रेंड रोशनी को देखती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, मेरे लिए एक ऑरेंज जूस ले आओ। रोशनी कियारा की फ्रेंड के लिए ऑरेंज जूस लेकर आती है, लेकिन तभी रोशनी का पैर किसी चीज में अटक जाता है और वो जूस कियारा की फ्रेंड पर गिर जाता है। अरे तुम्हारी आंखें है या बटन, मेरी इतनी सुंदर ड्रेस खराब कर दी। कियारा, तुमने कैसी नौकरानी रख रखी है? अगर ऐसी नौकरानी मेरे घर में होती तो मैं उसे अभी कभी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। यही तो तुम चाहती थी ना कि अगर तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाया गया तो तुम मेरा भी बर्थडे खराब कर दोगी। अब मिल गया ना तुम्हें सुकून। सच में कियारा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरा पैर किसी चीज में फंस गया था और इसी वजह से वो जूस तुम्हारे फ्रेंड पर गिर गया। मैंने खुद से कुछ नहीं किया। ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब चली जा यहाँ से। बेचारी रोशनी अपने कमरे में आ जाती है और फूट फूट कर खूब रोती है। उसे उस घर में घुटन महसूस हो रही होती है, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ चली जाती है और नदी के पास बैठकर आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं कियारा और चाची को अपने दिल से प्यार करती हूँ। वो जो कहती है उनकी हर बात मानती हूँ, परंतु ना जाने फिर भी वो लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होने देते और वो लोग भी मेरे लिए एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी रखते और मेरा बर्थडे मनाते। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा तू मुझे इस तरह दे रहा है। ऐसा कहकर रोशनी खूब रोती है। तभी वो देखती है कि पानी में हलचल हो रही है और कुछ ही क्षण बाद उस पानी में से एक जलपरी बाहर निकलती है। उस जलपरी को देखकर रोशनी थोड़ी हैरान रह जाती है। डरो मत रोशनी, मैं एक जल परी हूँ। जैसे परी लोक में परियां होती हैं, वैसे ही नदी में जल परियां होती हैं। तुम्हें ऐसे रोता देख मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पर आप मेरी मदद कैसे करेंगी? रुको, अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर जल परी चुटकी बजाती है और वहाँ पर एक केक प्रकट हो जाता है। ये केक तुम्हारी सहायता करेगा। ये केक कोई आम केक नहीं है, बल्कि ये एक जादुई केक है। इस केक को तुम अपने पास रखो। ये केक हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करेगा। तुम इस केक से जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर तुम्हें अपने घर के कामों में कोई मदद चाहिए हो तो ये केक तुम्हारी उसमें भी मदद करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल परी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। लेकिन हाँ रोशनी, एक बात का ध्यान रखना कि इस केक को तुम कभी खाना मत। ये एक जादुई केक है, ये केवल जादू करता है, इसे खाने के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है जल परी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इसके बाद वो जल परी रोशनी को आशीर्वाद देकर वापस से पानी में चली जाती है और रोशनी वो केक लेकर अपने कमरे में आ जाती है, क्योंकि 2 दिन बाद रोशनी का जन्मदिन होता है। इसलिए रोशनी उस जादुई केक के पास जाती है और कहती है, हे जादुई केक, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। कृपया करके मुझे एक प्यारी सी ड्रेस दे दो। मैं उस ड्रेस को पहनकर गरीब बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। वो जादुई केक न केवल रोशनी के लिए बल्कि उन गरीब बच्चों के लिए भी रोशनी को बहुत सारे गाउन और ड्रेस देता है। और फिर 2 दिन बाद रोशनी एक बस्ती में जाकर गरीब बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाती है और उन सभी गरीब बच्चों को उस जादुई केक द्वारा दी गई ड्रेस भी देती है। वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर कुछ देर बाद रोशनी घर आ जाती है। जैसे ही रोशनी घर आती है तो वो अपनी चाची और कियारा को गुस्से में खड़ा पाती है। लो माँ, आ गई आपकी लाडली। पूछो इससे पूरे दिन कहाँ थी? हम दोनों यहाँ भूख से मर रहे हैं और ये महारानी बाहर मटर गश्ती कर रही थी। आखिर कहाँ थी तू? सुबह से हम दोनों को इतनी तेज भूख लगी थी। तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए चाची जी। नहीं माँ, इसे माफ मत करना, इसे अच्छी सजा देना ताकि अगली बार से ये ऐसा करने से पहले 2 बार सोचे। तू बिल्कुल सही कह रही है। सुन रोशनी, अब से 1 हफ्ते तक तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। तू काम करेगी और काम करके भूखे ही सोएगी, समझी? रोशनी हाँ में सिर हिला देती है, क्योंकि रोशनी जानती थी कि अब उसके पास जादुई केक है और अब उसे कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही साथ वो केक उसके घर के काम में भी मदद करेगा। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं।
रोशनी घर के कामों में अब जादुई केक की सहायता लेने लगती है। साथ ही साथ जादुई केक से अपने लिए खाना भी मांग लेती थी। तभी एक दिन कियारा अपनी माँ से कहती है, माँ, आप कुछ नोटिस कर रही हैं? बात क्या है, साफ साफ बोल। माँ, अगर इंसान एक दिन खाना ना खाए तो कमजोर सा दिखने लगता है, परंतु इसने 4 दिन से खाना नहीं खाया है और फिर भी कितने अच्छे से पूरे घर का काम कर रही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बात तो तेरी सही है, चल चुपके से इस पर नजर रखते हैं। फिर जब रोशनी उस केक से अपने लिए खाना मांगती है तो कियारा और मनोरमा दोनों ये सब देख लेती है और रात को उस केक को चुराने का प्लान बना लेती है। फिर रात को जैसे ही रोशनी सो जाती है, मनोरमा और कियारा मिलकर उस केक को चुरा लेती है। माँ, ये जादुई केक अब हमारे पास है, अब इससे हम माला माल हो जाएंगे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। हे जादुई केक, हमें ढेर सारी धन दौलत दे दो ताकि हम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं। मनोरमा ऐसा कहती तो है, परंतु कुछ नहीं होता। माँ, लगता है ये ऐसे काम नहीं करता। हमें ये केक खाना पड़ेगा, उसके बाद हम इस केक से कुछ मांगेंगे तो शायद ये काम करेगा। हाँ, शायद तू सही कह रही है। इसके बाद मनोरमा और कियारा उस केक को काट कर खाने लगती हैं, परंतु जैसे ही वो दोनों उस केक को खाते हैं, उन दोनों को लकवा मार जाता है। फिर जैसे ही रोशनी की आंख खुलती है तो वो अपनी चाची और कियारा के कमरे में जाती है और उनकी ये हालत देखकर पूरी बात समझ जाती है। चाची जी, कियारा, ये केक जलपरी ने मेरी मदद के लिए दिया था क्योंकि मुझे सच में मदद की जरूरत थी, परंतु आप दोनों के पास तो सब कुछ था। आप दोनों को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब आपने जो किया है आपको उसकी सजा मिल रही है। अब मैं और आप दोनों के साथ नहीं रह सकती, पर हाँ, मैं इस केक से दुआ करूँगी कि ये आप दोनों को जल्दी ठीक कर दे। इसके बाद रोशनी अपना सामान बांधकर उस जादुई केक के साथ अपनी चाची का घर छोड़ देती है और एक छोटा सा घर लेकर उस जादुई केक की सहायता से हंसी खुशी रहने लग जाती है। परी की जादुई 3 नदी का जादू। एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गाँव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था, परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है, परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था। इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ की दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियां हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है, परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है
तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती है। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है। ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे, और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोब जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तू चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं
और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और 3 नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन 3 जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये 3 नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना चांदी हीरे जवाहरात तो सब यहीं रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। माँ की जादुई गोल्डन बेटी। एक बार की बात है, रामगढ़ नाम के एक गांव में सौंदर्या नाम की एक लड़की रहती थी। सौंदर्या अपनी माँ गायत्री और बड़ी बहन शीतल के साथ रहती थी। सौंदर्या दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था, ना ही उसके परिवार वाले और ना ही गांव वाले। इस वजह से बेचारी बहुत दुखी रहती थी। इसी तरह एक बार की बात है, सौंदर्या अपनी बहन के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी उसकी बहन कहती है, माँ, मुझे आलू की सब्जी नहीं खानी है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, आलू की सब्जी नहीं खाओगी तो ताकत कैसे मिलेगी, खा लो मेरी बच्ची। तभी वहाँ बैठी सौंदर्या कहती है, मम्मी, दीदी तो कह रही थी कि वो आलू की सब्जी नहीं खाएंगी, तो आलू की सब्जी आप मुझे दे दो ना, आपने मुझे कल का बचा हुआ खाना दिया है। चुप कर बदसूरत, जो दिया है चुपचाप खा ले, ज्यादा जबान मत चला। खाना खत्म होने के बाद सारे बर्तन धोकर रख दियो और फिर कपड़े धोने नदी पर चली जाइयो, समझी। उसके बाद सौंदर्या चुपचाप अपना खाना खत्म करके बर्तन धो देती है
और फिर कपड़े लेकर नदी पर धोने चली जाती है। कपड़े धोते धोते सौंदर्या सोचती है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरी माँ भी मुझसे प्यार नहीं करती है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ। ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? इससे अच्छा तो मेरी मौत हो जाए। आज मैं घर ही नहीं जाऊंगी, मैं इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर सौंदर्या बहुत रोने लगती है। तभी नदी से एक परी निकलती है और वो सौंदर्या से कहती है, अगर तुम चेहरे से खूबसूरत नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हारा दिल तो बहुत खूबसूरत है। बाहर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन सब तो सिर्फ बाहरी सुंदरता ही देखती है ना। वो सारे लोग बेवकूफ है सौंदर्या, उनके पास अकल नहीं है। मुझे बहुत लोगों ने ये बातें बोली है परी, लेकिन अगले ही दिन वो खुद मेरा मजाक बनाने लगते हैं। मैंने ठान लिया है कि मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, मैं वापस घर नहीं लौटूंगी। अगर ऐसा है तुम्हें बाहरी खूबसूरती चाहिए तो ठीक है, तुम इस नदी में 3 डुबकी लगा लो, फिर देखो क्या होता है। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी कि तुम खुद को पहचान ही नहीं पाओगी। फिर देखना तुम्हें सभी लोग बहुत प्यार करेंगे। सच में? क्या मैं स्वर्ण के भांति खूबसूरत हो जाऊंगी? हाँ, जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि अंदरूनी सुंदरता ही असली सुंदरता होती है, उस दिन मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी। अब तुम समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के कहे अनुसार सौंदर्या नदी में 3 डुबकियां लगाती है। जैसे ही सौंदर्या तीसरी डुबकी लगाती है, वो सुनहरे रंग की हो जाती है और उसके बाल भी सुनहरे रंग के हो जाते हैं और वो दिखने में भी बेहद खूबसूरत हो जाती है। सौंदर्या बहुत खुश होती है। जब वो घर की तरफ जाने लगती है तो गांव के सभी लोग उसे आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। घर आकर सौंदर्या अपने बालों को कंघी करती है। सौंदर्या जैसे जैसे अपने बालों को कंघी कर रही थी, उसमें से सोना निकल रहा था और वो जमीन पर एकत्रित हो रहा था। तभी वहाँ पर सौंदर्या की माँ गायत्री आ जाती है। गायत्री सौंदर्या को देखकर हैरान हो जाती है कि उसका पूरा शरीर कैसे गोल्डन चमक रहा है और उसके कंघी करने पर नीचे सोना कैसे एकत्रित हो रहा है। सौंदर्या, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम गोल्डन रंग की दिख रही हो, ये सब कैसे हुआ? माँ, जब मैं नदी में कपड़े धोने गई थी तब मुझे अपनी बदसूरती पर बहुत दुख हो रहा था और मैं मरने की सोचने लगी। तभी एक परी आई और उसने मुझे कहा कि मैं नदी में 3 डुबकी लगाऊं। मैंने ऐसा किया और मैं सुनहरे रंग की और इतनी खूबसूरत हो गई। देखो माँ, मेरे बालों से तो सोना निकल रहा है। सौंदर्या की बातें सुनकर गायत्री के मन में लालच पैदा हो जाता है और वो बड़े ही प्यार से सौंदर्या से बोलती है, सौंदर्या मेरी बच्ची, आजा मेरी लाडो, मैं तेरे बाल बना देती हूँ। पहली बार सौंदर्या की माँ ने उसको इतने प्यार से बुलाया था, इसलिए वो बहुत खुश होती है। उसके बाद सौंदर्या की माँ उसके बाल बना देती है। बाल बनवाकर सौंदर्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा सोना इकट्ठा हो गया था। सौंदर्या की माँ वो सोना देखकर बहुत खुश होती है और खुद से ही कहती है, अरे वाह, कितना सारा सोना मिल गया है मुझे। अगर ये सोना मैं बाजार में बेचूंगी तो कितना सारा पैसा मिल जाएगा। इतने सारे पैसे मैं कहाँ रखूंगी? जल्दी से जाकर इस सोने को मैं बाजार में बेच कर आती हूँ। इस तरह सोना बेचते बेचते सौंदर्या की माँ बहुत अमीर हो जाती है। उसके पास बहुत धन संपत्ति हो जाता है, लेकिन उसके लालच कभी खत्म नहीं होती। वो पूरे दिन सोने के लालच में कंघी लेकर सौंदर्या के पीछे पीछे चलती रहती है। उनकी परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक दिन गायत्री अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है, सौंदर्या, शीतल, दोनों खाना खाने के लिए आ जाओ। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों बेटियाँ खाना खाने के लिए आ जाती हैं। एक थाली में साधारण खाना रखा हुआ था और दूसरी थाली में बहुत सारे पकवान रखे हुए थे। सौंदर्या को लगता है कि पकवान वाली थाली उसकी बहन के लिए है, इसलिए वो साधारण थाली के आगे बैठ जाती है। तभी गायत्री कहती है, ये तुम क्या कर रही हो बेटा सौंदर्या? क्या हुआ माँ? तुम्हारी थाली ये नहीं है, तुम्हारी ये दूसरी वाली थाली है। लेकिन माँ, दूसरी वाली थाली में तो बहुत सारे पकवान हैं। अरे मेरी पागल बेटी, आज से सारा अच्छा खाना सिर्फ तू खाएगी, सारे पकवान तू ही खाएगी। अगर तू ये सब नहीं खाएगी तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाएगा बेटी। फिर दीदी का क्या होगा माँ? दीदी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा है वो चुपचाप करो, समझी? गायत्री की ये बात सुनकर सौंदर्या मन ही मन सोचती है,
मेरे खूबसूरत होने के बाद से माँ मुझे कितना प्यार करने लगी है। सच में मेरी माँ बहुत अच्छी है। अब मैं बहुत खुश हूँ। परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सौंदर्या खाना खाकर वहाँ से जाने लगती है। सौंदर्या जहाँ भी जाती थी उसकी माँ उसके पीछे पीछे चलती रहती थी। जैसे ही सौंदर्या अपने बाल झटकती उसके बालों से बहुत सारा सोना निकल जाया करता था। उसी सोने के लालच में गायत्री उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। ये सब देख सौंदर्या अपने मन में सोचती है, माँ को क्या हो गया है, मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही है। जब देखो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक बार दो चोरों की नजर गायत्री के घर पर होती है। एक चोर कहता है, राजू, तूने मुझे यहाँ के बारे में जो भी बताया है वो सब सच है ना? हाँ सरकार, इस घर में जो औरत रहती है वो दिन में 2 बार सुनार की दुकान पर जाती है। बहुत सोना है इसके पास। लेकिन इतना सारा सोना इनको मिलता कहाँ से है? सरकार, मैंने सुना है इस घर में एक लड़की है जो गोल्डन कलर की है और उसके बाल भी गोल्डन कलर के हैं। वो जितनी बार कंघी करती है या अपने बाल झाड़ती है उतनी बार उसके बालों से सोना निकलता है। राजू, अगर सोने का कोई बक्सा होता तो हम वो चुरा लेते, लेकिन हम क्या करें? एक काम करते हैं सरकार, उस लड़की को ही उठा कर ले चलते हैं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। अब मेरे साथ रह कर तेरा भी दिमाग चलने लगा है। दोनों चोर सौंदर्या को चुराने की प्लानिंग कर लेते हैं। सौंदर्या के ऊपर अब भारी मुसीबत आने वाली थी। वो सो ही रही थी और चोर उसको उठाकर ले जाते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है। वो देखती है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और दोनों चोर उसके बालों से गिरने वाले सोने को इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब देखकर सौंदर्या घबरा जाती है और कहती है, मैं कहाँ हूँ और कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम हमारे कब्जे में हो लड़की। हम तुम्हें चोरी करके लाए हैं। लेकिन क्यों? ताकि तुमसे हमें जो भी सोना मिलेगा हम उसे बाजार में बेच कर आएंगे और धीरे धीरे हम अमीर बनते जाएंगे। चोरों की बात सुनकर सौंदर्या अपने मन में सोचती है, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने परी को बोला था मुझे सबसे सुंदर दिखना है, लेकिन ये सुंदरता तो मुझ पर ही भारी पड़ रही है। अब मेरा क्या होगा? इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो चोर सौंदर्या को छोड़ ही नहीं रहे थे। वे लोग सौंदर्या को ना ठीक से खाना देते थे और ना ही पानी। सौंदर्या धीरे धीरे बीमार रहने लगी। हे ऊपर वाले, अब मेरा क्या होगा? मैं कब तक यहाँ रहूंगी? मुझे कोई बचाएगा भी या नहीं? अब मैं समझ गई कि ऊपरी सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। मैंने परी की बात न सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं समझ गई हूँ। तभी वहाँ पर वही परी प्रकट होती है और कहती है, मुझे पता था सौंदर्या कि तुम्हारे साथ यही होने वाला है। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे हाथ की रस्सी खोल देती हूँ और तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाना। उसके बाद परी सौंदर्या के हाथ खोल देती है। सौंदर्या वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके पीछे वो चोर पड़ जाते हैं। वो भागते भागते बहुत दूर चली जाती है और एक जंगल में जाकर रुकती है। तभी अचानक से उसकी नजर अब उसके हाथ पैर पर पड़ती है। अरे, मेरा गोल्डन कलर कहाँ गया? गायब हो गया। इसका मतलब मैं फिर से पहले जैसे हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। अब माँ मुझे फिर से प्यार करना बंद कर देगी। रोते रोते सौंदर्या वहीं पर सो जाती है। सभी गांव वालों के साथ उसको ढूंढते ढूंढते उसकी माँ वहाँ पहुँचती है। जैसे ही उसकी माँ को सौंदर्या दिखाई देती है, उसकी माँ भागते हुए आती है और उसको गले से लगा लेती है। कहाँ थी बेटी तू इतने दिनों तक, और तेरा ये रंग वापस पहले जैसा कैसे हो गया? अपनी माँ के इस सवाल पर सौंदर्या उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद उसकी माँ कहती है, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने हमेशा से तेरे इस रंग रूप से नफरत किया था, लेकिन इतने दिन से तेरे बगैर रहने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। मुझे माफ कर दे बेटी। इसका मतलब आपको मेरे इस रंग रूप से कोई परेशानी नहीं है माँ? नहीं मेरी बच्ची, तू दिल की बहुत खूबसूरत है। घर चल बेटी। उसके बाद सौंदर्या अपनी माँ के साथ वापस घर चली जाती है। अब उन सभी को इस बात का एहसास हो गया था कि ऊपरी सुंदरता किसी काम की नहीं होती। अब वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे थे।